ये कहें कि जो इम्पोर्ट बिल है हमारा बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है तो फिर कीमतें बढ़ रही हैं, वो कीमतें बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, मांग कम हो रही है तो उससे उत्पादन जो है कम हो रहा है और उससे रोजगार कम हो रहा है और रोजगारी बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ नौकरियां जो है हर साल दी जाएंगी और हम क्लासरूम में बात करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां का आपको प्रॉमिस किया गया और उसको मल्टीप्लाई करें अभी आप जो है 10 साल से या 15 साल से तो देखिए कितना बड़ा 20 करोड़ या लगभग 25 करोड़ नौकरियां होती है आज। तो जब आपने यूथ की एनर्जी को, उसके पोटेंशियल को, उसके एजुकेशन को, उसके स्किल को आपकी डेवलपमेंट में ही या विकास में ही आपने इसको यूज नहीं किया तो ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं कर पा रही है कि फेयर एग्जाम हो। और यदि सुसाइड ना हो, एक लेवल पे एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ बहुत दुख की बात है, भाई दुख की बात है तो आप रिजाइन करिए फिर। तो उसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि ये बात होनी चाहिए गिग वर्कर्स की कि कैसे उनको मिनिमम वेज जो है एश्योर की जाए, कैसे जो उनकी वर्किंग कंडीशन ताकि वर्किंग आवर्स मान लो 8 घंटे की जॉब जो है वो कंपनी उनको दे, इतना तो मिनिमम करे। सरकार को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी नीतियों में समस्या है, खोट है, इस कारण से यदि करप्शन हो रही है एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, हमारी जॉब कंप्रोमाइज हो रही है, तो अब उसको आप इंश्योर करिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का 5वां दिन है और हमें प्रोटेस्ट साइट पे प्रोफेसर नरेंद्र मिले हैं। प्रोफेसर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, नमस्ते सर। हेलो कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आपको क्या रीजंस लगते हैं जो इतना मासिव प्रोटेस्ट खड़ा हो पाया? उसमें देखिए जो अभी जो डिमांड की जा रही है वो डिमांड जो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की जा रही है और वो कहीं ना कहीं यूथ जो है वो हताशा में दिख रहा है। और मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं सालों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, खासकर 10-15 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ डेटा लेवल पे। उसमें ये दिख रहा है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो 50% से ज़्यादा हो गया है, मतलब ग्लोबली वो हाईएस्ट है इस टाइम। तो जब हम यूथ को, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे किसी टाइम आज से 15-20 साल पहले, कि यूथ की एनर्जी को जो है, एजुकेटेड एनर्जी को, स्किल को जो है हम ग्लोबल लेवल पे उसको एक लेवल पे डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या ग्लोबली आप जो और कंट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यूएस जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन स्थिति ये हो गई है इस टाइम में कि नॉट ओनली कि वहाँ जाने की समस्या होगी है, हिंदुस्तान में ही एजुकेटेड यूथ को आप छोड़िए, जो कम पढ़े हुए हैं वो तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेटेड यूथ है उसको ही एश्योरेंस नहीं हो रहा है नौकरी का। तो ये एक कारण बन रहा है लोगों की या यूथ की हताशा का। इस कारण से मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। और गवर्नमेंट का फेलियर जो है 10-15 साल से जब ये बोला गया कि 2 करोड़ नौकरियाँ जो है हर साल दी जाएंगी और हम क्लासरूम में बात करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां का आपको प्रॉमिस किया गया और उसको मल्टीप्लाई करें अभी आप जो हैं 10 साल से या 15 साल से, तो देखिए कितना बड़ा 20 करोड़ या लगभग 25 करोड़ नौकरियां होती है आज। मुझे लगता है कि इसलिए आज जो आने का कारण है यहाँ पे मेरा, वैसे तो मैं पहले से ऑब्जर्व कर रहा था इन स्थितियों को और मैक्रो लेवल पे हम देख ही रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से भी हम इन चीज़ों के बारे में इंटरेक्शन हमारा होता है कि भाई आप कहीं ना कहीं जीडीपी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को जो है इस 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत ये होगी कि वो 7th रैंक हो गया ग्लोबल लेवल पे। तो जब आपने यूथ की एनर्जी को, उसके पोटेंशियल को, उसके एजुकेशन को, उसके स्किल को आपकी डेवलपमेंट में ही या विकास में ही आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है। और इसलिए आज यदि मुझे यहाँ प्रोटेस्ट में जो चीज़ें दिख रही हैं वो इसी का कारण है। यदि माइक्रो लेवल पे हम देखें कि जो मैक्रो फेलियर है लेबर मार्केट और एजुकेशन सेक्टर का, वो माइक्रो लेवल पे यहाँ दिख रहा है कि यूथ और उनके पेरेंट्स, इवन एज ए टीचर हम लोग भी इस लेवल पे परेशान हैं कि गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं कर पा रही है कि फेयर एग्ज़ाम हो। और यदि सुसाइड ना हो, एक लेवल पे एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत दुख की बात है, भाई दुख की बात है तो आप रिजाइन करिए फिर। सर कुछ महीने पहले हमें गिग वर्कर्स का एक आंदोलन देखने मिला था, तो उस समय भी सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि हम जॉब का जो विकल्प दे रहे हैं वो गिग इकॉनमी के तौर पे दे रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है उस पूरी इकॉनमी में? देखिए गिग इकनॉमी में मुझे तो लगता है कि देखिए हम ILO के मेंबर हैं और ILO में ये हम जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, और उसमें हमने ये एश्योर किया है और हमने साइन भी किए हैं एज ए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, कि हम डिसेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंश्योर करेंगे सारे वर्कर्स को हिंदुस्तान में।
मुझे लगता है कि गिग वर्कर्स उस चीज़ों को इंश्योर नहीं करता है। उसका एग्जांपल मैं वैसे देख सकता हूँ, और हम लोग सब इस चीज़ों को देखते हैं कि जब एक स्विगी का जो वर्कर है, या एक जोमेटो वाला जो वर्कर है, या एक जो ऊबर वाला वर्कर है, कैसे वो अपनी जॉब को चला पा रहा है, और वो मतलब एक लेवल पे सोशल मीडिया में भी दिख रहा है और ऑल ओवर मीडिया में भी दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। 10-15 हज़ार से मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसेंट एम्प्लॉयमेंट जो एश्योर नहीं होता है। बट डिसेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपको एक मिनिमम वेज तो आपको पे की जाए, तो उसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि ये बात होनी चाहिए गिग वर्कर्स की कि कैसे उनको मिनिमम वेज जो है एश्योर की जाए, कैसे जो है उनकी वर्किंग कंडीशन का वर्किंग आवर्स, मान लो 8 घंटे की जॉब जो है वो कंपनी उनको दे, इतना तो मिनिमम करे। प्लस मुझे तो लगता है कि पेंशन के भी एश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो तो जब भी मैं ये कहूँगा पार्शली उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अभी भी हमें परमानेंट रेगुलर जॉब जो है गवर्नमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह की जॉब जो कि बहुत इनसिक्योर है और इनडिसेंट है। सर, कोरोना के दौरान हर किसी ने किसी ना किसी को खोया, लेकिन वो गुस्सा और वो तनाव इलेक्टोरल कन्वर्ट नहीं हुआ। दुनिया भर में लगभग कहीं भी सरकार को दिक्कतें नहीं आई, लेकिन उसके बाद जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ हो, या उसके बाद अभी ईरान का जो संकट हुआ हो, उसके बाद और इस दौरान हमने देखा कि एक दुनिया भर में, ग्लोबल साउथ में एक स्टूडेंट के अंदर एक एग्रेसिवनेस देखने को मिल रहा। तो आप इस कॉकरोच जनता पार्टी को इस एक होल से जोड़ के देख पा रहे क्या? ये तो है। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र होने के कारण बिल्कुल कनेक्ट करता हूँ, और उसमें ये देखता हूँ कि जब यहाँ पे स्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है, उसका कारण बिल्कुल है कि जब वो ईरान और यूएस की जो वॉर हुई, या ईरान ने यूएस पे जो वॉर थोपी इजराइल के साथ, उसका कारण तो हुआ कि जो इंपोर्ट यहाँ पे जो हम कर रहे थे ऑयल का, वो महंगा हुआ। ये जो गैसेस थी उसका जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो उसमें जो भारतीय सरकार का रोल होना चाहिए था, वो बहुत जो हमारे पुराने फ्रेंड थे, खासकर जो रशिया और ईरान, उसके साथ जो है एक तरह से खड़े नहीं हुए। जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, तो आज कॉकरोच पार्टी का जो मूवमेंट है वो इसी से लिंक होता है कि मैं मतलब पहले ऐसे मूवमेंट को अन्ना हजारे वाले मूवमेंट को देखता था जिसमें कि करप्शन की बात थी। वो भी 2008 में जो है आया था, के बाद आया था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था और यही स्थिति थी लगभग। और उसमें उसको कहते थे, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण से जो है 2010-11 में जो अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, वो दूसरी बात है कि वो कहाँ तक गया और क्या उसका जो इम्पैक्ट रहा। लेकिन अभी जो है मोरलेस वही स्थिति है कि यहाँ पे यूथ परेशान हैं, और दिल्ली में यदि जंतर मंतर पे यूथ यहाँ पे आ रहा है और कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, अलग अलग ढंग से डिफरेंट ऑपोजिशन उन पे, या कांग्रेस जो है वो इशू उठा रही है और उसमें विरोध कर रही है, खासकर जो नीट का और इन चीज़ों का। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, उसका कारण ही यही है कि जो बेरोजगारी है, जो यहाँ का युवा है, युवती है, वो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी झेल रही है, और वो लिंकेज जो है मैक्रो इकोनॉमिक फेलियर है। या एक ये कहें कि जो इंपोर्ट बिल है हमारा बढ़ रहा है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, और लागत बढ़ रही है तो फिर कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, मांग कम हो रही है तो उससे उत्पादन जो है कम हो रहा है, और उससे रोजगार कम हो रहा है, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सर, समय समय पे हमने ऐसे युवाओं के आंदोलन देखे हैं। कुछ साल पहले हमने अग्निवीर देखा था, लेकिन ये जो युवा हैं, इनकी एक पहचान युवा होने की है, लेकिन जैसे ही चुनाव के आसपास आते हैं तो इनकी दूसरी पहचानें ऊपर आने लगती हैं। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है, मान लीजिए अभी तो ये छात्र हैं और दूसरी पहचान इनकी कॉकरोच भी है, लेकिन कब तक इनकी दूसरी पहचानें ऊपर नहीं आएंगी? ये बात आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन कि देखिए, ये तो सीजीआई ने तो एक तरह से मुद्दा दे ही दिया, और उसमें ये बोलना कि ऑलरेडी मैक्रो लेवल पे आपने ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जिसमें ना आपसे एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, ना आपसे रोज़गार दिया जा रहा है, ना शिक्षा आपको सस्ती दी जा रही है, पब्लिक एजुकेशन को बेचा जा रहा है, ऊपर से आप उन्हीं को, बच्चों को ही ब्लेम कर दें। वो तो हताशा में हैं, वो परेशान हैं, ना उनको सीटें मिल रही है, ना उनको ढंग से एग्ज़ाम देना दिया जा रहा है, ना उनको जो नौकरियाँ मिल रही हैं। तो ये बात तो सही है। तो इसलिए ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो है, और आपके पहचान में ही आपको कह दिया कॉकरोच है, जो कि उन्होंने पॉजिटिव लिया और कहा कि ये इनकी जातियाँ कब तक ऊपर नहीं आएंगी? सर, मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब ये बात सही है कि वो एक कॉकरोच के लेवल पे वो स्ट्रक्चरल इशू है,
लेकिन जो पहचान जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली चीज़ें जो है इलेक्शन के टाइम में रिफ्लेक्ट हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ कास्ट बायसनेस है इंडियन सोसाइटी में, या जो रिलीजन की जो बायसनेस है, या जो पिछले सालों में जो हेट क्रिएट की गई है रिलीजन बेस पे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऊपर होने लगती है। यही चैलेंज है आज के मूवमेंट का, इस मूवमेंट का, जो कि बहुत सुंदर मूवमेंट बना हुआ है। और मुझे लगता है उससे मुझे बहुत होप है कि वो जो अपोजिशन है, पॉलिटिकल अपोजिशन है, वो भी समझ रहा है इन चीज़ों को। इसलिए अभी हमने देखा भी कि टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि हमें संविधान को बचाना है, कि संविधान में जो अम्बेडकर ने या नेहरू ने या इस तरह के जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, जो हमारा एक रूल एंड रेगुलेशन मिला संविधान के रूप में, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ ये कह देना कि बेरोज़गारी यस उसको दूर करना है। लेकिन जो बेरोज़गारी में भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम प्रोफेसर्स की बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसमें SC ST OBC कम है, NFS लगा देते हैं और या NFS लगा देते हैं, बिल्कुल। तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। या जब CUT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो जो सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप जो है वो एंट्रेंस नहीं दे पा रहा है, कि कंप्यूटराइज करना है आपको। या ये हो रहा है कि सीटें जो खाली रह रही हैं SC ST OBC की, क्योंकि रीज़न ये है कि उनके पास एक्सेस उससे लिंकेज है, कि आप यदि आपके पास डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास डिजिटली जो डिवाइसेस हैं उनके लिए पैसा चाहिए ना, कंप्यूटर के लिए, इंटरनेट के लिए, और वो पैसा जो है, जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज कास्ट है या रिलीजन है, जेंडर है, तो उनके लिए मुश्किल तो होता है। इसलिए इस मूवमेंट में ये बात आई है और ये कहा गया है कि देखिए, नॉट ओनली हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल है कि इस टाइम जो सुसाइड हो रहे हैं और जो ये पेपर लीकेज हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है एजुकेशन मिनिस्टर की है, उसको रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन ब्रॉडर लेवल पे आने वाले दिनों में जो यूथ जो आज हमें उम्मीद दे रहा है और एक सुंदर जो है भविष्य की जो है वो रिफ्लेक्शन दे रहा है, उससे मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों में कि इस पॉलिटिकल इशू को या को सोशल या कल्चरल इशू से कैसे कनेक्ट करें। कि मान लीजिए पहले जो डिवाइडिंग लाइन है इंडियन सोसाइटी में, उनको भी साथ में रिजॉल्व करें। एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे मानता हूँ कि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया गया है SC ST OBC को, क्या एश्योरेंस वो एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में वो होता है कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए वो, ये हमें मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो है, या 50% महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी इक्वालिटी की या जस्टिस की बात करेगा वो मूवमेंट, तो ब्रॉडर लेवल पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और गवर्नमेंट भी उन चीज़ों में प्रेशर में आएगी, और उसके बाद जो इंश्योर करेगी, और नहीं करेगी तो पॉलिटिकली फिर चेंज होते हैं उन चीज़ों के लिए। थैंक यू सर। तो बात वही है कि हर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के पीछे एक आर्थिक वजह होती है, चाहे किसी को मराठी बुलवाना हो या किसी सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, वहाँ पे एक ना एक आर्थिक वजह होगी। अगर ये सारे कॉकरोच यहाँ पे जुटे हैं तो इसकी भी कोई आर्थिक वजह रही होगी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर को, और मैं हूँ अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे साथी आयुष के साथ, और आप देखते रहिए न्यूज़ कोटरी। धन्यवाद।